मैकेनिकल फिजिक्स, और इस मैकेनिकल फिजिक्स में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है? इट इज काइनेमैटिक्स। चैप्टर का नाम काइनेमैटिक्स है और इस चैप्टर के अंदर हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? इट इज फ्री फॉल मोशन। और जो फ्री फॉल मोशन आपको पढ़ाई जा रही है ये विद एयर रेजिस्टेंस पढ़ाई जा रही है या ये विदाउट एयर रेजिस्टेंस पढ़ाई जा रही है? आपको मालूम है ये विदाउट एयर रेजिस्टेंस पढ़ाई जा रही है। जिस वजह से आपके बहुत सारे सवालात जो हैं उनका जवाब अभी इग्नोर किया जा रहा है, बिकॉज कल आपने जो सवालात पूछे उनमें बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट किसका था? एयर रेजिस्टेंस का था। आई थिंक मैं इसका बस एक ऑर्डिनरी जो वर्जन है काइनेमैटिक्स वाला जिसमें फोर्स के बगैर बात पढ़ानी है उसको आज जल्द से जल्द वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इसका जो विद एयर वाला वर्जन है, मतलब विद रेफरिंग या विद कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर फ्रिक्शन वाला जो टॉपिक है वो हम कब पढ़ेंगे? वो हम डायनामिक्स के चैप्टर में दोबारा इन्वॉल्व करेंगे और वहां जाके आपके जितने सवालात हैं उन सवालात का मैं जरूर जवाब दे दूंगा। फिलवक्त मुझे क्या करना है? जस्ट काइनेमैटिक्स जितनी बात इसकी मुकम्मल करनी है। और काइनेमैटिक्स जितनी बात कैसे मुकम्मल करते हैं? यू नो व्हाट इज दिस काइनेमैटिक्स या व्हाट इज दिस फ्री फॉल मोशन? इसमें हमने पढ़ना है, डिफाइन कैसे किया था वैसे फ्री फॉल मोशन को? हमने मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और हमने ग्रेविटी का फोर्स नहीं बोला, ग्रेविटी की क्या बोली? एक्सेलरेशन बोली। उसका सिंबल क्या रखा? वही स्मॉल जी रखा। उसकी वैल्यू क्या रखी? वही 10 रखी, लेकिन यूनिट्स थोड़ी सी चेंज कर दी थी। क्या लिखा था हमने? एक्सेलरेशन वाली यूनिट्स रखी थी। क्या होती हैं एक्सेलरेशन वाली यूनिट्स? मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। क्या होता है जनाब साहब? इट इज मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। किसी को मसला इस बात से? हाँ, हमने पहले जो यूनिट्स पढ़ी थी वो क्या थी? दैट वर न्यूटन पर केजी। वो किसी और चैप्टर का काम था, वहां कुछ और रेफरेंस चल रहा था, वहां कोई और फॉर्मूला डेवलप हुआ था, तो वहां कोई और यूनिट निकली थी। लेकिन यहां एक्सेलरेशन की बात हो रही है और हमने फ्री फॉल मोशन को जब कहा ना इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो हमने कहा क्या है ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस? हमने कहा ग्रेविटी विल कॉज क्या? इट विल कॉज एन एक्सेलरेशन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को उस ग्रेविटी के फील्ड में ड्रॉप करेंगे तो उसको क्या होगा? उस ड्रॉप के बाद उसके अंदर एक मूवमेंट पैदा होगी, उसके अंदर एक मोशन पैदा होगी, वो नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा और नीचे की तरफ चलते चलते उसकी स्पीड में इजाफा होता रहेगा। और जब भी किसी की स्पीड में इजाफा हो रहा होता है हम उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? हम उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब साहब? कि ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रही है। मुझे प्लीज अगर कॉपी दिखा दें। जब हमने कहा कि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रही है तो उस एक्सेलरेशन का नाम हमने क्या रखा? चूंकि ये ग्रेविटी की वजह से हो रही है तो उसका नाम होना चाहिए क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। किसी को मसला इस बात से? हमने उसकी वैल्यू क्या रखी? क्या ये जमीन के आसपास इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होता है। जिसका मतलब हमने क्या निकाला कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जमीन के करीब ड्रॉप कर देंगे तो क्या होगा? उसकी स्पीड में इजाफा होगा। किस हिसाब से इजाफा होगा? 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इजाफा होगा इन एवरी सेकेंड। तो हम कहते हैं इट मींस दैट द स्पीड विल इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। अच्छा, इसमें गलती है, पेन देखो रेड वाला। इस बच्चे ने लिखा है इट मींस दैट द स्पीड विल इंक्रीज बाय 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। सही लिखा गलत लिखा है? गलत है। क्या लिखना चाहिए? स्पीड विल इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद कहना चाहिए इन एवरी सेकेंड। उसने पहले ही 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड लिख दिया, तो इकट्ठे ही क्या लिख दिए? वो तो एक्सेलरेशन होती है। तो उस एक्सेलरेशन की तो हम एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे, तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी? देखें गौर से सुनिए। चलो बेटा जी, क्या गलती की है सुन लो जरा। सॉरी, ये जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल है, उसकी वैल्यू जो है वो क्या है? 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अच्छा, अब इसके दो मतलब है।
एक मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड, या ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो, इसका मतलब है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये आई थिंक आपको इतना अलजेब्रा, ये इतने लॉज ऑफ इंडिसेस या आपको इस तरह से मैथ्स में लिखना सिखाया गया होगा कि मीटर पर स्क्वायर सेकेंड को या तो ऐसे लिखें या फिर कैसे लिखें, या सर जी ऐसे लिखें। इसमें और इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये मैंने क्या लिखा हुआ है ms-2, ऊपर था तो नीचे आकर क्या हो गया m/s स्क्वायर +2 हो गया। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? नहीं, ओके। अब इस बात को कैसे लिखते हैं? इसका मतलब है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या फिर इसका मतलब क्या है सर मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम है भाई इस बात से? आई थिंक आपको ये वाला तरीका भी समझ आना चाहिए और आपको ये वाला तरीका भी समझ आना चाहिए। सो यू नो व्हाट, इसको क्या पढ़ते हैं प्लीज बताइए, इन दोनों को क्या पढ़ूं? बोथ ऑफ दीज आर रेड एज मीटर। सुने तो गौर से, मीटर, इस माइनस को कैसे रीड करूं? पर स्क्वायर्ड सेकेंड। इधर कैसे रीड करूं? मीटर पर स्क्वायर्ड सेकेंड। अब ये रीड करने का सीक्वेंस क्या है, ये तो अब वक्त के साथ साथ बंदे का डेवलप हो जाता है कि सर जी कब कब कैसे कैसे रीड करना है। दोबारा सुन लीजिए, मुझे लगता है सबसे आसान ये वाली चीज है, ये ब्लू वाली। कैसे रीड करूं? मीटर पर स्क्वायर्ड सेकेंड, मतलब ऊपर से नीचे आना है। क्या करना है? ऐसे सुना था, मीटर पर स्क्वायर्ड सेकेंड। एनी प्रॉब्लम इन दिस? जब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कैसे, तब कैसे रीड करते हैं? मीटर पर स्क्वायर्ड सेकेंड। अब क्यों करते हैं, मैं इसकी ज्यादा गहराई में भी, आपको पता है ये लिखने का तरीका क्या है वो मैथ्स में भी सिखाया गया है होगा, मैंने भी आपको सिखा दिया है। पढ़ने का तरीका क्या है, बस उसको क्यों कर रहा हूं मैं मीटर पर, ये क्यों पहले पढ़ रहा हूं, क्योंकि इसका असल मतलब क्या था, ये असल तरीका था मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब वो नीचे से ऊपर ले गए, s की पावर -2 हो गई, तो पढ़ने का तरीका तो नहीं चेंज करूंगा ना, मैं पढ़ूंगा तो उसको अभी भी क्या, मीटर पर स्क्वायर्ड सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को प्रॉब्लम है नहीं? जब आप इसकी जगह ये लिखते हैं, अब इसको कैसे पढ़ूं? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, बात समझ आएगी नहीं आ रही है? सो सवाल क्या था, व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर स्क्वायर्ड सेकेंड। तो उसका मतलब था 10 मीटर पर सेकेंड, जिसका फर्दर मतलब क्या था, स्पीड विल इंक्रीज बाय, समीर तो ध्यान दो, स्पीड विल इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड, या वो पर सेकेंड जो 2 दफा बोलना है आपने। वैसे तो मुझे पता है थोड़ा सा अजीब हो गया है पढ़ना, या रीडिंग थोड़ी अजीब हो गई है, बट स्टिल अगर आपको नहीं समझ, और मुझे ये भी लगता है समझा भी मैंने दिया, नहीं समझ आ रहा तो प्लीज हाथ खड़ा करके सवाल पूछ लीजिए। क्या आपको ये मीटर पर स्क्वायर्ड सेकेंड लिखने का तरीका, ये अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज हाथ खड़ा कर दें। मैं इसको एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अब कैसे एक्सप्लेन करूंगा तो सुने गौर से। मुझे एक बात बताएं, एक्सेलरेशन का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? उससे भी पहले होता है डेल्टा वी। क्या होता है? डेल्टा वी ओवर टी। ये फॉर्मूला है ना, किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? अब आपने गौर से मेरी बात सुननी है। व्हाट इफ आई टेल यू, बताएं चेंज इन वेलोसिटी, या वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होती हैं? क्या होती हैं? मीटर पर, कैसे लिखूं, ms-1, ओके, ओवर टाइम की क्या होती हैं? अच्छा, कुछ लोग मुझे कहेंगे ये लिखें, कुछ लोग क्या कहेंगे, v की यूनिट में ऐसे लिखता हूं, मीटर पर सेकेंड, फिर पर सेकेंड है। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता भाई? इसको अगर आप इस तरीके से चलते हैं, इसका भी असल मतलब क्या है, m, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये पावर क्या लिखी है, कुछ ना लिखा हो तो क्या लिखा होता है, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ms की पावर -1, क्या बना? तो असल में ms-2 बना ही कहां से है, कहां से बना है वो मीटर पर सेकेंड से बना है। बुनियादी बात, असल बात क्या है? असल बात है मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लिखते कैसे हैं, मीटर पर स्क्वायर्ड सेकेंड।
तो या तो आप यहां से स्टार्ट होके यहां पहुंचे हैं, या फिर अगर मैंने इसका मतलब पूछना है तो क्या मतलब बताएंगे, इसका ये मतलब बता दीजिएगा। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? अब मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं, जरा सुनिए। इसको क्या करूं, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब ये जरा डिफरेंट तरीका है मेरा सॉल्व करने का। व्हाट इज दिस, मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1/सेकेंड, फिर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, फिर ऊपर ले जाएं ms-2। तो मैथ्स है ना यार, मैथ्स उधर से लेके चलो, ये मैथ्स इधर से लेके चलो, अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ रहा है, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। या अच्छा, अब उस मीटर पर स्क्वायर सेकेंड का ये मतलब निकालो, या इस मीटर पर स्क्वायर सेकेंड का ये मतलब निकालो। किसको मसला इस बात से? एनीवन? गुजारा चल रहा है कि नहीं चल रहा भाई? तो आपके यहां पे क्या चल रहा है जी, यहां पे एक्चुअल में मैथ्स चल रही है, मैथ्स में अलजेब्रा चल रही है, अलजेब्रा में इंडिसेस चल रहे हैं, इंडिसेस का प्लस माइनस पावर्स चल रही हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर चल रहा है। वो भी अलजेब्रा है, ये भी अलजेब्रा है। किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए जी। मैं यूनिट्स पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? यूनिट्स का सवाल दिमाग में लेकर आए। यूनिट्स पढ़ा रहा हूं तो किधर लेके जाएं? यूनिट्स का सवाल पूछें, कुछ और नहीं चीज पूछेंगे जी। प्लीज क्या करें, एक काम करें, इस बात को पेज के हेडर पे लिखें, पेज के हेडर पे जाएं जी। जिस भी पेज पर मौजूद है अगर उसके हेडर पर जगह है, इस पर नहीं, अगले पेज के हेडर पे चले जाओ या उससे पिछले वाले पे चले जाओ। पिछले पेज पे जाएं, वहां पर अगर हेडर पर जगह अवेलेबल है तो वहां क्या लिखें, वहां ये लिखें जी कि सर जी एक्सेलरेशन का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का एक्चुअल में फॉर्मूला है डेल्टा वी ओवर टी। क्या फॉर्मूला जी? डेल्टा वी ओवर टी। इस डेल्टा वी ओवर टी के हिसाब से ब्लैक वाले हिसाब से यूनिट्स निकालें या ब्लू वाले हिसाब से यूनिट्स निकालें, दोनों हिसाब से यूनिट्स क्या बनती हैं, या इधर से इधर आना चाहिए या इधर से उधर भी जाना आना चाहिए। अगर आप इसको सिंपलीफाई करके ये बनाते हैं तो उसको सिंपलीफाई करके ये बनाना भी आना चाहिए। खैर जो भी मैं बना चुका हूं आपके सामने है, आप अगर कोई सवाल पूछेंगे तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, लेकिन प्लीज सवाल वो हो जो मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा में यूनिट्स ना हूं, पूछेंगे कुछ और तो डिस्टर्बेंस होगी जी। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि सर जी मीटर पर सेकंड तो कुछ है, मीटर पर स्क्वायर्ड सेकंड भी कुछ है, क्या मीटर पर क्यूबिक सेकंड भी कुछ होता है? ओ लेवल में कुछ नहीं होता, आगे जाएंगे तो क्या पता कुछ होता हो। मैंने कहा ओ लेवल में नहीं होता, आगे जाके कुछ होता हो तो होता हो। आगे कब जाएंगे? ए लेवल में, तो वहां जाके आपके सवाल को जवाब दे देंगे। ओ लेवल में ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जिसकी यूनिट्स मीटर पर क्यूबिक सेकंड होती हो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? वो क्यूबिक वाली एक थी ना पीछे, डेंसिटी वाली, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, उसकी एक्सप्लेनेशन जितनी है वो है। अब मीटर पर क्यूबिक सेकंड, भाई मीटर पर स्क्वायर सेकंड बच्चों को समझ नहीं आ रहा, मैं उनको मीटर पर क्यूबिक सेकंड में किधर लेके जाऊं? तो ओ लेवल में ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है। बहरहाल आगे चलेंगे जनाब साहब, और कुछ इस स्पेसिफिक सिचुएशन में कुछ पूछना तो चलें। अब आते हैं वापस अपनी बात की तरफ कि बेसिकली मैं ये पढ़ाना चाहता था कि आपको अगर एक्सेलरेशन एक्सप्लेन करनी पड़ जाए कि जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर स्क्वायर्ड सेकंड, तो आप इसका क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं? क्या होती है इसकी एक्सप्लेनेशन? कि सर जी स्पीड विल इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड। क्या होगा? स्पीड विल इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड। You see this? Speed will increase by 10 meter per second in what? Yep. आप ये भी सही। Speed will increase by 10 meter per second क्या बोला मैंने? 10 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड। किसी को मसला तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए। ओके जनाब सी, आई बिलीव आप
एक्सेलरेशन की यूनिट को एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाने चाहिए, बिकॉज आपको मालूम है कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा क्या है कि जब भी हम किसी क्वांटिटी को पढ़ें तो हमें क्या करना आना चाहिए। हमें उस क्वांटिटी का सबसे पहले पता होना चाहिए बेस है कि डिराइव्ड। डिराइव्ड है तो क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। अब फॉर्मूला या तो हम ड्राइव करेंगे डेफिनेशन से, या हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो प्रोपोर्शनैलिटी वाले कॉन्सेप्ट से। जब एक दफा फॉर्मूला बन जाए तो फॉर्मूला बनने के बाद क्या करना चाहिए, हमें उसकी यूनिट्स बनाना आनी चाहिए, और जब यूनिट्स बन जाए फिर हमें उस यूनिट का मतलब भी आना चाहिए। जैसे हमें लेंथ की यूनिट मीटर का एक मतलब पता है, मास की यूनिट केजी का एक मतलब पता है, टाइम की यूनिट सेकंड का एक मतलब पता है, बिल्कुल ऐसे ही हमें बाकी तमाम डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं उनका भी मतलब पता होना चाहिए। किसी को मसला है इस बात से? जी हाँ, वो कहते हैं सर जी हमने पहले जब कुछ क्वांटिटीज पढ़ी थी तो हम उनको मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ते होते थे कि लेंथ को मेजर करने का फलाना इंस्ट्रूमेंट है, मास को मेजर करने का फलाना इंस्ट्रूमेंट है, टाइम को मेजर करने का फलाना इंस्ट्रूमेंट है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप इस चैप्टर में आए हैं तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, यहां पर भी आपके पास इन तमाम क्वांटिटीज को मेजर करने के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। ओके जनाब, आते हैं इस बात की तरफ। आपने इस चैप्टर में कौन कौन सी क्वांटिटीज पढ़ ली हैं? सबसे पहले आपने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, उसको मेजर करने का तो लेंथ है आप, लेकिन अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वो वर्नियर कैलिपर से तो नहीं मेजर होगा अनलेस अनटिल कोई चिमटी मूव कर रही हो। चिमटी भी मेरे ख्याल से बहुत आगे निकल जाएगी वर्नियर कैलिपर की कैपेसिटी से। तो या तो मीटर रूल होता है या मेजरिंग टेप होती है, बल्कि टेप भी नहीं इस्तेमाल होगी अभी। अब तो गाड़ियां चल रही हैं तो गाड़ियों के अंदर क्या लगा होगा, गाड़ियों के अंदर एक डिस्टेंस मीटर लगा होगा। नहीं, वैसे तो स्पीडोमीटर होता है, वो स्पीड मेजर करता है। उसके साथ ये क्या हो रहा होता है, एक लेंथ की कैलकुलेशन भी चल रही होती है कि लेंथ इतनी हो गई है, गाड़ी 10,000 चल गई है कि गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर चल गई है कि कितना, तो उसको हम कहेंगे लेंथ मीटर। और जो स्पीड मेजर करने वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, स्पीडोमीटर। और अगर गाड़ियों में कोई एक्सेलरेशन मेजर करने की डिवाइस हुई तो एक्सेलरेटर नहीं, क्या एक्सेलरोमीटर, एक्सेलरेशन मीटर, एक्सेलरेटोमीटर, जो भी अंग्रेजी होगी कोई ना कोई यहाँ पे, ठीक है। बहरहाल ये डिवाइसेस मैंने अपने सिलेबस में इसलिए नहीं पढ़ाई कि मैंने इनको इतना ज्यादा आगे पेपर में कोई ऐसा सवाल नहीं है कि यार स्पीडोमीटर पे क्या स्पीड लिखी हुई है। कॉमन नॉर्मल हमारी जिंदगी में ये इंस्ट्रूमेंट जरूर है, लेकिन मैं उसको फिजिक्स में नहीं पढ़ा रहा। आप लिखना चाहते हैं तो आप कहीं स्पीड वाले कॉलम में जाके लिख दीजिए स्पीड इज मेजर्ड बाय। बल्कि एक बात सुने, मुझे लगता है मैंने आपको एक बात समझाई थी कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम कैसे डेवलप होता है, या उसकी यूनिट के आगे क्या लगा दें, मीटर। जैसे वो वेट मेजर करने की डिवाइस क्या थी, न्यूटन मीटर, नाम था स्प्रिंग बैलेंस, लेकिन उसका नाम क्या था, न्यूटन मीटर, ठीक है। इस तरह स्पीड मेजर करने वाली की डिवाइस क्या रहती, स्पीडोमीटर। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। या तो क्वांटिटी के नाम के आगे मीटर लगा दें या उसकी यूनिट के आगे मीटर लगा लें, तो आप क्या कहेंगे, सर वो उसका इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जो उसको मेजर करेगा। अब चूंकि मेरे सिलेबस में होता तो मैं उसके ऊपर बहुत डिटेल देता, सिलेबस में नहीं है तो उसके ऊपर इतनी डिटेल नहीं दे रहा। आप अगर लिखना चाहते हैं तो आई वुड लाइक कि आप स्पीड वाले कॉलम में जाएं, स्पीड वाले पेज बनाएं, 3-4 पेजेस पीछे जाएं, आप अपनी स्पीड के नोट्स लिखे हुए, वहां जाके जहां पे आपने स्पीड के साथ क्या क्या लिख लिया होगा, आई थिंक स्पीड की डेफिनेशन हो गई होगी, स्पीड का फॉर्मूला हो गया होगा, स्पीड की यूनिट्स लिख ली होंगी, उस पेज पे रहें जहां पे स्पीड की डेफिनेशन, स्पीड का फॉर्मूला और स्पीड की यूनिट्स हैं। या तो उस पेज के उसके हेडर पे जगह है जी, तो वहां जाके एक नोट लिखें। स्पीड को मेजर कौन करता है, स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। असल में मैं क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूं स्पीड को मेजर करने में, मैं हूं स्पीड को कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड। एहसान साहब किस चीज में इंटरेस्टेड हूं, कैलकुलेट करने में। कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो तो फॉर्मूले से करते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं जी, फॉर्मूले से करते हैं। मुझे इस वक्त इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें, सीधो के बैठे हो, इधर ध्यान दें, उमर साहब सीधो के बैठे, अजय साहब सीधे टेक लगाए पीछे और ध्यान में इस तरफ दें।
क्या बात कर रहा हूं बेटा जी, प्लीज गौर से सुने क्या बात कर रहा हूं कि उन्होंने कहा सर आपने इनको मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स क्यों नहीं पढ़ाए। तो मैं उनको असल जवाब जो देना चाहता हूं वो ये है कि मैं इनको मेजर करने से ज्यादा इनको कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूं। कैलकुलेट करते हैं कैसे, फॉर्मूला यूज करके उसमें वैल्यूज पुट करके उनको वहां से कैलकुलेट करते हैं। हाँ, मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट जो है मैंने लिखवा दिया है कि स्पीड मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है क्या लिखा है, स्पीडोमीटर। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। हाँ, अगर आप कहेंगे सर जी ये स्पीडोमीटर का कैसे काम करता है, तो मैं कहूंगा नहीं, मेरे सिलेबस का ऐसा ही नहीं है कि उसकी सुई कैसे चलती है, तो डिजिटल हो तो कैसे होता है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हाँ, इतनी बात मैंने कर दी थी कि अगर आपका स्पीडोमीटर वैल्यूज देता है किलोमीटर पर आवर में, अगर वो कैसे वैल्यूज देता है किलोमीटर पर आवर में, तो आप जो है तो मीटर पर सेकंड में कैसे निकालेंगे, कन्वर्जन का मैंने फॉर्मूला बताया है। तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन वाला पार्ट, नॉट द मेजरमेंट वाला पार्ट। इसी तरह अगर आप आगे जाते हैं एक्सेलरेशन वाले पेज पर, अभी आप मौजूद हैं, तो यहां अगर आप इधर आए एक्सेलरेशन वाले पेज पर आए, जहां एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला जा चुका है और एक्सेलरेशन की यूनिट लिखी जा चुकी है, उस पेज के हेडर पे जाएं, उधर उसके हेडर पे क्या लिखेंगे आप, एक्सेलरेशन इज मेजर्ड बाय एक्सेलरेटोमीटर, एक्सेलरेटोमीटर, एक्सेलरेटोमीटर। अब ये किस किस गाड़ी में होता है और किस किस गाड़ी में नहीं होता। मेरी गाड़ी में तो स्पीडोमीटर लगा हुआ है, एक्सेलरेटोमीटर नहीं लगा हुआ। क्या पता कोई एडवांस गाड़ियां आती हो, उनमें क्या लगाओ, उनमें किसी के पास है जी ऐसी कोई गाड़ी जिसमें एक्सेलरेटोमीटर लगाओ, नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं है। क्या पता, हाँ एक काम हो सकता है, ये जो जहाज होते हैं ना, उनका जो सामने का जो उसको क्या बोलते हैं, है जी, वो जो कॉकपिट है उसके अंदर बहुत सारी डिटेल होती है। वो सिर्फ स्पीड नहीं बताता, वो डायरेक्शंस भी बता रहा होता है, वो एल्टीट्यूड भी बता रहा होता है, वो टेम्परेचर भी बता रहा होता है, वो बाहर के विंड की स्पीड भी बता रहा होता है, वो आपकी स्पीड भी बता रहा होता है। क्या पता वहां पे भी, उसमें क्या पता कोई ना कोई ऐसा कोई एक्सेलरेटोमीटर लगा हो, वो वहां पे इंजन की पावर, मतलब वो हमें बहुत सारा डेटा दे रहा होता है। तो आई थिंक उधर क्या पता क्या लगा हो, उधर क्या पता एक्सेलरेटोमीटर लगा हुआ हो। मैंने तो नहीं देखा भाई, मेरे सिलेबस में नहीं है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता जी। थोड़ा सा प्लीज ऊंचा बोलेंगे। नहीं, वो जर्क की इंपैक्ट से होते हैं। एयर बैग के अंदर एक केमिकल होता है, उस केमिकल को जब झटका लगता है ना, तो उसका एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन के नतीजे में गैस प्रोड्यूस होती है। वो गैस इतनी ज्यादा होती है कि गर्म करके वो खुल जाता है। वो किसी कैलकुलेशन पे नहीं खुलता। आई बिलीव, जितना मेरी नॉलेज है, एयर बैग के अंदर एक पर्टिकुलर केमिकल इन्वॉल्व होता है। उस केमिकल को जब वो एक्सीडेंट वाला झटका लगता है ना, तो उस झटके के दौरान उस केमिकल का रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन में एक गैस पैदा होती है, वो गैस बहुत ज्यादा पैदा होती है, तो एयर बैग इन्फ्लेट हो जाता है। आई थिंक ऐसा है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी एक्सेलरेटोमीटर की बुनियाद पर चलता होगा। हाँ, क्या पता फिर अगर वो केमिकल सेंसर ना हुआ और वो फिजिकल सेंसर हुआ तो ऐसा हो सकता है। सुने जरा मैं क्या कह रहा हूं, मैं जो उसका सेंसर बता रहा हूं कैसा है कि केमिकल सेंसर बता रहा हूं। आप कौन सा सेंसर बता रही हैं, क्या पता उसके अंदर एडवांस गाड़ी है भाई, पता नहीं क्या क्या सेंसर होते हैं उसके अंदर लगे होते हैं। तो अगर उन सेंसर्स में से कहीं कोई एक्सेलरेटोमीटर लगा हुआ या डीसेलरेटोमीटर लगा हुआ, क्योंकि वो एक्सीडेंट एक्सेलरेटोमीटर के दौरान नहीं होगा, उसके दौरान क्या होगा, डीसेलरेशन होगी। तो वो डीसेलरेशन अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से बहुत ज्यादा हो जाए तो शायद वो उसको कहा जाए भाई ये एक्सीडेंट के दौरान ही होता है, इतना नॉर्मल ब्रेक पे कभी इतनी डिसेलरेशन नहीं होती। क्या पता फट जाए, खुल जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। बहरहाल हमारा टॉपिक नहीं, हम बहुत ऑफ टॉपिक निकल गए हैं, हमें वापस अपने टॉपिक पर आना है। मैं आपको मीटर पर स्क्वायर सेकंड की एक्सप्लेनेशन दे रहा था और उम्मीद करता हूं कि आपकी एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो चुकी होगी। वापस आते हैं यार, फ्री फॉल मोशन हमारा टॉपिक। एक्चुअली फ्री फॉल मोशन में
प्लीज अपने टॉपिक पे वापस जाएंगे। हमने फ्री फॉल मोशन में क्या पढ़ा है आपको भी? सबसे पहले कहा था इट इज द मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी कॉजेज एक्सेलरेशन, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इट्स वैल्यू इज 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। एंड यू नो, यहां से आगे चलते हैं जी। मैंने फ्री फॉल मोशन में आपको कौन सा पार्ट पढ़ा दिया है? नीचे वाला पार्ट पढ़ा दिया है, डाउनवर्ड मोशन वाला। ये जो सर दरवाजा थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, देख लें इनको। ये जो डाउनवर्ड मोशन वाला पार्ट है उसमें आपने कहा इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, क्या इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट तो उसकी इनिशियल स्पीड आपने क्या बोली, क्या होगी? 0 होगी। और जब उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी तो आपने यहां से आगे क्या बोला? सर जी हम उसको क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आएगा, उसकी एक्सेलरेशन होगी, उसकी स्पीड में इजाफा होगा। कितना? 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा इन द एवरी सेकंड। और बिफोर इंपैक्ट उसकी स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और अगर उसकी स्पीड आपने बिफोर इंपैक्ट निकालनी हो तो क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? A इज इक्वल टू V माइनस यू ओवर टी वाला आपने उसको फॉर्मूला लगाया। और आई थिंक वहां से आपने थर्ड सेकंड पर क्या हुआ था? थर्ड सेकंड पर उसकी स्पीड, नो थर्ड सेकंड में स्पीड निकाली हुई है शायद। खैर वो कॉलम खत्म है। आज मैं जो बात करना चाहता हूं वो क्या है? आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अपवर्ड मोशन वाली। आई थिंक आपने फ्री फॉल मोशन में कोई 2 कॉलम बनाए होंगे, एक डाउनवर्ड वाला और एक अपवर्ड मोशन वाला। प्लीज सुनिए, अपवर्ड मोशन में क्या होता है? अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को क्या करूं, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करूं वर्टिकली अपवर्ड्स, तो क्या होता है? मैं अगर इसको ऊपर फेंकूंगा तो ये चांद पे चली जाएगी चीज। अगर मैं कोई चांद की तरफ मैंने फेंकना है इसको, तो ये चांद पे चला जाएगा पेन? नहीं जाएगा जी। क्यों नहीं जाएगा? ग्रेविटी इसको क्या कर लेगी? ग्रेविटी इसको ऊपर जाने से रोकेगी। इसको ऊपर जाने से रोकने का मतलब क्या है? ग्रेविटी इसको क्या करेगी जी? इसकी स्पीड में कमी लाएगी। तो नीचे जाने वाले को ग्रेविटी एक्सेलरेट करती है, ऊपर जाने वालों को ग्रेविटी क्या करती है? डिसेलरेट करती है। क्या करती है जनाब साहब? ऊपर जाने वालों को ग्रेविटी ने क्या करना है? डिसेलरेट करना है। तो यू नो व्हाट, एक काम करिए, देखिए जनाब साहब, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, अपवर्ड मोशन में लिखे जी, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, बल्कि यहां भी वही होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी मास, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी मास, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी मास is projected vertically upwards, is projected vertically upwards from the surface of earth, from the surface of earth, if an object of any mass is projected vertically upwards from the surface of earth, तो क्या होता है मैं वो डायग्राम में दिखा देता हूं। तो उधर भी मैंने डाउनवर्ड में ही किया हुआ है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो क्या होगा? आगे डायग्राम बनी हुई है। यहां पर क्या करें जी? ये ले जी, ये आपके पास क्या आ गया? दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ आ गया। बातें नहीं करो जी। सरफेस ऑफ अर्थ के यहां पर क्या है जी? आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है? प्रोजेक्ट करना है वर्टिकली अपवर्ड्स। जब इसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका मतलब आपको इसको कोई ना कोई इनिशियल स्पीड देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? इसको मतलब जब तक कोई स्पीड नहीं देंगे तब तक ये ऊपर जाएगा नहीं। आई बिलीव इसका जो इनिशियल स्पीड है वो क्या होगी? इसके u को क्या बोलूं? इसका u मैक्सिमम होगा। अच्छा, जब आपने इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, इसका इनिशियल वेलोसिटी u दैट इज मैक्सिमम, ऊपर जाते जाते क्या होगा? जैसे नीचे वाले के लिए नीचे जाते जाते क्या हो रहा था? वो नीचे जाते जाते उसकी स्पीड में इजाफा हो रहा था। इसके साथ क्या होगा? इसके साथ ऊपर जाते जाते स्पीड में कमी आ रही होगी। तो एक काम करिए जी, यहां क्या लिखूं?
its speed will decrease। वैसे स्पीड किस हिसाब से, जैसे वहां था स्पीड विल इंक्रीज, वो किस हिसाब से इंक्रीज हो रही थी? बाय 10 मीटर पर सेकेंड इन एवरेज। इसका क्या होगा? स्पीड विल डिक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। अच्छा, इस बात को सिंबल्स में क्या लिखूं कि इसके साथ भी एक एक्सेलरेशन होगी, उसको ग्रेविटेशनल बोलेंगे, लेकिन वो +10 होगी कि -10 होगी? वो -10 होगी। आई होप यू नो -10 का मतलब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बच्चों प्लीज बताएं -10 का क्या मतलब पढ़ाया आपने? वो डिसेलरेशन वाली बात। जब भी क्या हो रहा होता है, जब भी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही होती है, तब क्या होता है? आप या तो उसको डिसेलरेशन बोलते हैं, या फिर उसको अगर आपने एक्सेलरेशन बोलना है तो उसके जवाब में क्या होता है? उसके जवाब में माइनस होता है। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है कि ऊपर जाते जाते स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। तो अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो इधर कॉल इट ग्रेविटेशनल डिसेलरेशन, और कॉल इट क्या? और कॉल दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू बी क्या? टू बी नेगेटिव। किसी को मसला है इस बात से? ऐसे एक सवाल है मेरा, ये ऊपर जाते जाते स्पीड कब होती जा रही है तो अल्टीमेटली क्या होगी? अल्टीमेटली इसकी स्पीड कहीं ना कहीं जाकर ये स्पीड 0 होगी कहां? जब ये रुक जाएगा, दैट विल बी द हाईएस्ट पॉइंट रीच्ड। क्या होगा? उससे ज्यादा वो ऊपर नहीं जाएगा। तो यू नो व्हाट, यहां काम करें, यहां में क्या इनिशियल स्पीड इज मैक्सिमम, पहली बात। फिर आपने कही स्पीड विल डिक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड, दूसरी बात। अब तीसरी बात क्या लिखेंगे? देखिए, इट रीचेस मैक्सिमम हाइट, इट रीचेस मैक्सिमम हाइट when it reaches maximum height, its speed is 0. Its speed is 0। मतलब इसमें बेशक पहले लिख दे कि when the speed is 0 the height is maximum, या when the height is maximum the speed is 0। आप इसमें से जिस मर्जी को ऊपर जिस मर्जी को नीचे लिख दें। मैं लिखता हूं when the speed is 0 the height is maximum। लो भाई, और यहां सिंबल्स में क्या लिखूं? प्लीज बताएं, इस ऑब्जेक्ट का v कितना होगा? तो जो v कितना होगा? 0। v कितना होगा? 0 होगा। और हाँ, एक बात है, वैसे हाइट के साथ क्या लिखूं? h इज मैक्सिमम, हाइट इज मैक्सिमम। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब साहब कुछ पूछना चाहेंगे? जी ऊंचा बोलिए। हाइट की स्पीड किसने बोली है यार? कि उसके बाद अब वो मजीद ऊपर नहीं जाएगा, अब नीचे जाएगा। क्या? तो मैंने क्या बोला? पहले सोच ले, पूछ क्या रहा है मुझसे? हाइट मैक्सिमम का मतलब ये है कि जब आप ऊपर फेंक रहे हैं इसको, ऊपर फेंकते फेंकते स्पीड क्या हो रही है? कम होते होते कितनी हो गई है? तो उस पॉइंट पर जमीन से ऊंचाई कितनी है? उस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या आ गई है? मैक्सिमम आ गई। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा? तो मैं अगला पॉइंट ये लिखूंगा, आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट द ऑब्जेक्ट विल फॉल डाउन। क्या करें? तो मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जब स्पीड 0 हो गई, अब वहां से क्या करेगा? वो उधर सस्पेंड हो जाएगा। अब क्या करेगा? वहां से नीचे आएगा। ठीक है, तो एक काम करें, एंड पे एक और ये ड्राइंग खत्म कर नीचे जाएं। ड्राइंग के बाद एक नोट लिखे जी। क्या लिखेंगे? आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट after reaching the maximum height, अब वहां पे ब्रैकेट मिल सकते हैं, where the speed is 0। मैक्सिमम हाइट कहां थी? where the speed is 0। after reaching the maximum height where the speed is 0,
व्हाट विल हैपन, प्लीज बताइए। द ऑब्जेक्ट विल फॉल बैक अगेन, द ऑब्जेक्ट विल फॉल डाउन, द ऑब्जेक्ट विल फॉल बैक, द ऑब्जेक्ट विल फॉल बैक। आई डॉट ई, आई डॉट ई क्या, आई डॉट ई क्या बच्चों है जी, दैट इज लिखें जी आई डॉट ई डाउनवर्ड मोशन। अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, फॉल बैक का मतलब क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट फॉल्स बैक आई बिलीव क्या स्टार्ट हो जाएगी, डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाएगी, डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाएगी, डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके यहां तक किसी को मसला है भाई, एनीवन? अब डाउनवर्ड मोशन तो मैंने अगले कॉलम में कराई हुई है, डाउनवर्ड मोशन की कहानी मैंने अगले कॉलम में आपको पहले से सिखाई हुई है कि नीचे आते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड में क्या होता है, इजाफा, उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू क्या होती है +10, और नीचे आते हुए वापस क्या होगा, जब वो जमीन को हिट करेगा तो दोबारा बताएं स्पीड क्या होगी, स्पीड मैक्सिमम होगी। और पता कितनी मैक्सिमम होगी, जिस स्पीड से आपने उसको ऊपर फेंका था, ऊपर जाते 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 स्पीड कम हो रही थी, वापस आते हुए स्पीड क्या हो जाएगी, नीचे आते हुए फिर से स्पीड ज्यादा 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 कितनी हो जाएगी, मुझे लगता है जिस स्पीड से ऊपर फेंका था अल्टीमेटली वापस नीचे भी, अगर एयर वेयर नहीं है तो जिस स्पीड से आपने उसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है उसी स्पीड से उसने वापस नीचे आना है। आपने सुना होगा अक्सर, बल्कि आजकल एक थोड़ी सख्ती भी हुई है हवाई फायरिंग के ऊपर, है जी। लोग अक्सर शादियों में एक फजूल काम करते हैं, वो फायरिंग शायरिंग करके पता नहीं क्या एंजॉय करते हैं, होता है अजीब सा कोई बॉयज का शुगल है जी, वो कहते हैं फायरिंग करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, लेकिन कानून ने या क्या कहते हैं पुलिस वालों ने इसके ऊपर एक पाबंदी लगाई हुई है। यू नो व्हाई? वो कहते हैं भाई आपने हवा में फायर करना है तो आपकी गोली चांद पे तो नहीं चली जाती है, गोली ने क्या करना है, गोली वापस आती है। तो आप जब गोली ऊपर भेजते हैं तो गोली वापस आती नीचे, तो जिस स्पीड से गोली ऊपर जा रही है, ऊपर जाते जाते क्या होता है गोली की स्पीड को कम, तो कभी ना कभी तो गोली अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, वहां से फिर क्या करेगी, वहां नीचे आएगी। तो जब वो वापस नीचे आएगी तो नीचे अल्लाह ना करे कोई इंसान खड़ा हुआ, ठीक है, आप कहते हैं नहीं सर मैंने तो गांव की तरफ फायरिंग की है। तो भाई गांव की तरफ फायरिंग की है, कोई आप तो आबादी, हर तरफ आबादी है, अब कहीं पे भी खाली जगह नहीं है, आप किसी भी तरफ फायरिंग करेंगे तो कहीं ना कोई किसी का घर होगा वहां पर, ठीक है। तो अगर गोली ने जिस स्पीड से ऊपर गई है उसी स्पीड से गोली फिर वापस नीचे भी आती है। जब उसी स्पीड से गोली नीचे आएगी तो अल्लाह ना करे कोई नीचे बंदा खड़ा हुआ तो यूं समझे जैसे उसने आपने उसके सर पे रख के बंदूक रख के डायरेक्ट शूट मारा है उसको, उतनी खतरनाक वो गोली होती है। सो कहने का मतलब यह है, क्या मैंने मिसाल आपको बड़ी खतरनाक किस्म की मिसाल दे दी है, लेकिन हाँ वो आजकल कई शादियों का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो वो इर्द गिर्द एक दो दफा फायरिंग शायरिंग मैंने सुनी है, तो पुलिस ने आके दूल्हे साहब को उठा के ले गए, ठीक है, तो वो दूल्हे साहब की पता नहीं कैसे बचत हुई कैसे नहीं हुई, बहरहाल तो भाई बड़ी बेइज्जती की बात है, ह्यूमिलिएशन की बात है, तो फजूल काम ही क्यों करे बंदा, कोई फजूल काम, अगर कोई दूसरा बंदा फजूल काम कर रहा है तो हर किसी को फजूल काम करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल उस फजूल काम से खुद को अवॉइड करना है। जो मैं समझाना चाहता हूं क्या था कि अगर आप ऊपर की तरफ फायरिंग करेंगे तो क्या होगा, वो फायर जमीन की ग्रेविटी में से बाहर नहीं निकलेगा, वो फायर वो बुलेट चांद पे नहीं चली जाएगी, उस बुलेट ने क्या करना है, ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड में पहले कमी होगी, और कमी किस हिसाब से होगी, इस हिसाब से कमी होगी। अल्टीमेटली जब वो जितना भी ऊपर हो जा सकता है, जितनी भी उसकी स्पीड है, जो भी उसकी कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस के मुताबिक जब उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0, तो हाइट अटेन्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगा, क्या गोली बाहर रुक जाएगी, नहीं, वो गोली वापस नीचे आएगी। जब वापस नीचे आएगी तो आपने डाउनवर्ड मोशन पढ़ा हुआ है, आपने डाउनवर्ड मोशन में क्या पढ़ा है कि यूं समझें कि वो इतनी ऊंची हाइट से किसी ने बुलेट ड्रॉप कर दी है, तो उसने अगर बुलेट ड्रॉप कर दी है तो उसने मतलब उस हाइट पे 0 थी स्पीड, नीचे आते आते स्पीड में क्या होगा, इजाफा होगा। और स्पीड में कितना इजाफा होगा, वो ग्रेविटी के हिसाब से जैसे ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही थी उसी तरह नीचे आते हुए स्पीड ज्यादा होगी। तो ऐसी फीलिंग आएगी जैसे जिस स्पीड से बुलेट फायर हुआ है, ऊपर जाते ना जब वापस आए तो उसी स्पीड से नीचे आके हिट करेगा वो। अगर वो किसी इंसान को लग गया
तो उसकी हलाकत का सबब बन सकता है, और अगर वो इंसान हलाक हो गया तो 302 का मुकदमा है, डायरेक्ट फांसी है इस मुकदमे पर। ठीक है, इस पे 2 बार वो लगती हैं, एक तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगता है, मर्डर भी लगता है, और असलहे का नाजायज फायदा भी लगता है, और जो मतलब बहुत सारी इसके ऊपर बेल शेल बड़ी नामुमकिन हो जाती है। और सिर्फ जिस बंदे ने फायरिंग की है उसको नहीं पकड़ा जाता, जिसकी शादी में फायरिंग हुई है उस दूल्हे को भी पकड़ा जाता है। ठीक है, उसको भी कहा भाई तू भी अंदर हो, तेरी शादी के अंदर ये सारा कारनामा हुआ है, तूने लोगों को रोका नहीं कि भाईजान शादी पर आए हो कि यहाँ पर फायरिंग करने आए हो, जाओ किसी शूटिंग रेंज में जाके फायरिंग करो। ठीक है, ये दूल्हे की जिम्मेदारी होती है कि अपने ऑडियंस को या मेहमानों से रिक्वेस्ट करें कि जनाब साहब ये शूटिंग रेंज नहीं है, ये मेरा वलीमा है। ठीक है, ये मेरी बारात जा रही है, वलीमा जा रहा है, हम किसी शूटिंग रेंज में नहीं आए कि फायरिंग करेंगे। हाँ, ढोल बजाएं, धमाका बजाएं, फायरिंग करने की। जी सर क्या चाहिए? किसी का बैग आपके आसपास, किसी का एक्स्ट्रा बैग पड़ा है जी? प्लीज देखें किसका है तो उठा के दे दें। सो क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा जी? कॉन्सेप्ट चल रहा है फिजिक्स में चल रही है काइनेमैटिक्स में चल रहा है फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल में सिर्फ फॉल वाला नहीं है, अपवर्ड भी है, डाउनवर्ड भी है और अपवर्ड भी है। एंड आई बिलीव जो मैं समझाना चाहता था मैं आपको समझा चुका हूं। आपके दूसरे कॉलम में एक न्यूमेरिकल भी हुआ है। किस चीज का न्यूमेरिकल है? क्या किया आपने वहां पे क्या न्यूमेरिकल बताओ जी? आपने कहा जी व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर 3 सेकेंड्स। अब मैं इस वाले अपवर्ड मोशन में एक सवाल लिखवाना चाहता हूं, प्लीज सवाल लिखिए। इफ एन ऑब्जेक्ट, प्लीज सवाल लिखेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट is projected vertically upwards, if an object is projected vertically upwards, if an object is projected vertically upward from the surface of the earth, with a speed of 40 meters per second, if an object is projected vertically upwards from the surface of the earth with a speed of, ये from the surface of the earth को ब्रैकेट में बना लिख लें, इसको ब्रैकेट में लिख देनी। An object is projected vertically upwards with a speed of 40 meters per second. Calculate the time to reach the maximum height. Calculate the time to reach the maximum height. Calculate the, हाँ जी देख लेते हैं, आप मेंटल मैथ से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनिशियल स्पीड अगर 40 है तो 1 सेकंड बाद कितनी हो रहेगी? 30। एक और सेकंड बाद कितनी हो रहेगी? 20। एक और सेकंड बाद कितनी हो रहेगी? 10। एक और सेकंड बाद कितनी हो रहेगी? 0। तो जब 0 होगी तो हाइट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो सेकंड्स कितने लगे? ऐसे सॉल्व करते होते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? फॉर्मूला लगा के, डेटा लेकर, तो मैं प्रॉपर डेटा लेके नहीं, प्रॉपर डेटा लेके सवाल सॉल्व करेंगे। इमरान ये लाइट्स क्यों ऑफ है यार? प्लीज उनको ऑन करें। क्या है जनाब साहब आपका डेटा? प्लीज टेल मी क्या डेटा चल रहा है? डेटा है जी अपवर्ड मोशन का डेटा है। अपवर्ड मोशन वाले कॉलम का सवाल चल रहा है। यहां पे डेटा यह है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। वो ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल के बराबर होगी, दैट इज +10 या -10। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, +10 या -10। -10 मीटर पर स्क्वायर, चूंकि ऊपर जाते हुए एक्सेलरेट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? डिसेलरेट। ओके, मैक्सिमम हाइट पर v कितना है? मैक्सिमम हाइट हो तो v कितना होता है? 0 होता है। क्या निकाल रहे हैं? टाइम। क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने? a इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t। कौन अननोन है? t को क्या करूं? उधर लेके जाएं, तो फिर a को क्या करूं? इधर लेकर आए। a इज सॉरी t उधर ले जाएं, t इक्वल टू क्या? v माइनस u ओवर a। अब क्या करूं? अब इसमें वैल्यूज पुट करें। बताएं जी वैल्यूज क्या है? v इज v फाइनल 0, u इज
40 ओवर a इज -10, तो क्या बना -40 ऊपर है, -10 नीचे है, तो -40 ओवर -10 प्लस 4 सेकेंड्स। क्या जनाब साहब? आई थिंक द आंसर इज 4 seconds. The answer is 4 seconds. यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं। Anyone? I believe मैं आपको डाउनवर्ड मोशन भी समझा चुका हूं और अपवर्ड मोशन भी समझा चुका हूं। फर्क बस दोनों में ये है, एक तरफ एक्सेलरेशन होती है, दूसरी तरफ डिसेलरेशन होती है। नीचे जाते हुए स्पीड में इजाफा होता है और ऊपर जाते हुए स्पीड में कमी होती है। एक तरफ एक्सेलरेशन को +10 लेते हैं और दूसरी तरफ एक्सेलरेशन को -10 लेते हैं। फार्मूला उधर भी a = v - u over t है, फार्मूला इधर भी a = v - u over t ही है। फार्मूला में चेंज नहीं कर रहा, बस क्या कर रहा हूं, एक तरफ जब एक्सेलरेशन होती है तो +10 लिखता हूं, जब डिसेलरेशन होती है तो -10 लिखता हूं। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं अगर हम लाइट ऊपर करें तो वो वापस आ सकती है अपनी मैक्सिमम हाइट। मैं तो अभी ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। लाइट एक ऑब्जेक्ट है? नहीं, लाइट तो लाइट है। अभी तो हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर जाता है तो नीचे आता है। हाँ, कभी बहुत बड़े हो गए, A2 में चले गए, तो शायद आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। तब मैं लाइट को क्या कहूंगा, ऑब्जेक्ट कह दूंगा। और उसको वापस खींचने के लिए जमीन की ग्रेविटी नहीं चाहिए, उसको वापस खींचने के लिए सूरज की ग्रेविटी भी नहीं चाहिए, उसको वापस खींचने के लिए दुनिया का बहुत हैवी से हैवी स्टार चाहिए। और दुनिया के सबसे हैवी स्टार्स को क्या कहते हैं? ब्लैक होल्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो रोशनी को भी अपने आप से निकलने नहीं देते, उन्हें भी वापस खींच लेते हैं। तो हाँ, ये होता है, ऐसा होता है। जमीन पर नहीं हो सकता ये, ठीक है। जमीन की ग्रेविटी इतनी जोर की नहीं है कि लाइट को वापस खींच ले। सूरज की ग्रेविटी भी इतनी जोर की नहीं है कि अपनी रोशनी को बोले जमीन तक नहीं जाना। लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी जोर की है, किसी ऑब्जेक्ट को फेंके तो वो मुश्किल, बहुत दूर की बात है, वो अपनी रोशनी को नहीं निकलने देते। वो कहते हैं रोशनी भी जो निकलती है वापस बेंड होकर आ जाती है। उनका भी फ्री फॉल हो रहा होता है, अपवर्ड मोशन होती है उनकी, और एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो रोशनी वापस आ जाती है। तो वो हमें नजर ही नहीं आते, क्योंकि वो रोशनी हम तक आती नहीं है। तो हमें लगता है आसमान सारा अंधेरा है। आसमान पे जब आपको रात को अंधेरा नजर आ रहा है, वो सारा रात को अंधेरा, आपको कहीं तो स्टार्स टिमटिमाते चमचमाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जहां नहीं नजर आ रहे वहां उनसे बड़े स्टार्स हैं। वहां कैसे हैं जी? वहां उनसे ज्यादा बड़े स्टार्स हैं, बस नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? वो इतने बड़े हैं, वो अपनी रोशनी को नहीं जाने देते कहीं और, अपनी रोशनी को भी अपने पास रखते हैं। बहरहाल मैं इस टॉपिक पे भी नहीं जाना चाहता था, बहुत आगे का टॉपिक है। फिलहाल क्या करेंगे जनाब साहब, फिलहाल यहाँ पे फिजिक्स के लेक्चर का इख्तिताम करेंगे और आपकी केमिस्ट्री की तरफ जाना चाहेंगे जी।